आईपीएस पूरन कुमार के मामले में सबसे बड़ा अपडेट निकल करके सामने आया है। एफआईआर दर्ज हो गई है। एफआईआर दर्ज हो गई है और एफआईआर दर्ज हुई है डीजीपी के खिलाफ। एफआईआर दर्ज हुई है उससे भी बड़ा और उससे भी चौंकाने वाला नाम, चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ। चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ एफआईआर होने का मतलब आप समझ सकते हैं, तो समझिए जरा। डीजीपी, सिटिंग डीजीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है और हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है। अब यह केस, आईपीएस पूरन का केस, मुझे लगता है कि यह हिंदुस्तान के इतिहास में या आईपीएस एसोसिएशन के इतिहास में सबसे बड़ा केस होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पत्नी ने जो राज खोले हैं उनको अगर आप सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे। पत्नी ने बताया है कि मेरे पत्नी इनकी खुद आईएएस है, आईएएस अमनीत पी कुमार, सीनियर आईएएस है वो, और इनके पति आईपीएस पूरन कुमार को लेकर के उन्होंने खुलासा किया है कि थाने के कैंपस में बने मंदिर के अंदर एससी समुदाय से आने की वजह से मेरे पति को मंदिर में चढ़ने नहीं देते थे। यह भेदभाव हरियाणा में भाजपा की डबल इंजन की सरकार, और वहां पर देखिए अधिकारी एक अपने ही सीनियर अधिकारी के साथ में क्या कुछ सलूक कर रहे थे। मंदिर के अंदर एक दलित अधिकारी को चढ़ने नहीं दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात तो यह है जो अभी तक निकल करके सामने आई है कि जब आईपीएस पूरन के पिता बीमार थे उस वक्त में एक सीनियर आईपीएस होने के बावजूद उनको उनके पिता से मिलने के लिए छुट्टी तक नहीं दी गई, जबकि उस वक्त में हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का कोई ऐसा खास इशू नहीं था। आपको भी लगता होगा और मुझे भी लगता है कि ये आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं, इनको भला छुट्टी लेने के लिए किससे बोलने की जरूरत है। लेकिन देखिए यहां पर आईपीएस पूरन, उनके पिता बीमार थे, आखिरी स्थिति में थे, वो उनसे मिलना चाहते थे, अपने पिता से मिलना चाहते थे, लेकिन मिलने के लिए छुट्टी नहीं दी गई। और ये सब किस वजह से हो रहा था? ये इसलिए हो रहा था क्योंकि आईपीएस पूरन वो लगातार मोर्चा खोले हुए थे करप्शन को लेकर के, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के, कि किस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग में भेदभाव किया जा रहा है और यहां पर करप्शन जो है वो खुलेआम हो रहा है। इसको लेकर के उन्होंने मोर्चा खोला हुआ था और उसी की वजह से उनको टॉर्चर किया जा रहा था, जातिगत तौर पर भेदभाव हो रहा था, कभी ट्रांसफर पोस्टिंग के नाम पर भेदभाव हो रहा था। उनको होमगार्ड का आईजी बना करके भेज दिया गया। मतलब जो आदमी 25 साल की सर्विस कर चुका है, सीनियर आईपीएस अधिकारी है, उसको आप होमगार्ड की आईजी बना करके भेज रहे हैं। ये एक तरीके से डिपार्टमेंट में पनिशमेंट मानी जाती है। लेकिन अब पत्नी ने जो है, ऐसा लगता है कि लड़ाई लड़ने के लिए पूरी कमर कस ली है और उन्होंने शायद ये फैसला कर लिया कि वो झुकेंगी नहीं। मुख्यमंत्री पहुंचे, 1 घंटे की मुलाकात हुई और मुख्यमंत्री को भी उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया और मुख्यमंत्री को बताया कि उनके जीते जी उन्होंने मुझे कई बार बताया था कि किस तरीके से मेरा टॉर्चर किया जा रहा था। और ये मुख्यमंत्री के साथ ही थी जिस वक्त में ये आईपीएस पूरन की मौत हुई, उस वक्त में जापान में थी। लेकिन अब ये देखिए आप, चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी का नाम एफआईआर के अंदर दर्ज किया गया है। अनुराग रस्तोगी चीफ सेक्रेटरी का मतलब आप ये समझिए कि किसी भी प्रदेश में चीफ सेक्रेटरी का जो ओहदा होता है, यानी सबसे बड़ा अफसर, जितनी भी फाइलें होती हैं वो चीफ सेक्रेटरी के साइन से ही आगे और पीछे जाती हैं। सबसे बड़ा अफसर, वो अफसर भी एफआईआर में है। उसके बाद में डीजीपी शत्रुजीत सिंह, पुलिस का सबसे बड़ा अफसर, वो भी शिकायत में है और एफआईआर में उसका नाम दर्ज किया गया है। उसके बाद में तीसरा नाम टीवीएसएन प्रसाद, जो कि आईएएस हैं, सीनियर आईएएस हैं, 1988 बैच के, इनका नाम भी एफआईआर के अंदर शामिल किया गया है। राजीव अरोड़ा पूर्व एटीएस हैं, इनका नाम भी इस एफआईआर के अंदर दर्ज है। मनोज यादव आईपीएस 1988 बैच के और ये पूर्व डीजीपी हैं। इसके बाद में एक और पूर्व डीजीपी है पीके अग्रवाल, आईपीएस हैं 1988 बैच के।
2 पूर्व डीजीपी, एक सिटिंग डीजीपी, एक चीफ सेक्रेटरी, इनका नाम जो है इसमें शामिल है। 15 आईपीएस अधिकारी हैं। यानी आप ये मान करके चलिए इतने बड़े बड़े बरगद हैं इसमें, जिनको हिला पाना आसान नहीं है, लेकिन उनका नाम जो है वो एफआईआर में दर्ज किया गया है। क्यों दर्ज किया गया है? क्योंकि आईपीएस पूरन ने अपने फाइनल नोट में, आखिरी नोट में इनके नाम लिख करके, इनकी शिकायतें लिख करके, इनके बारे में विस्तार से लिख करके, इनके बारे में पूरे वाकया लिख करके और फिर उसके बाद में ग्रीन पेन से अपने साइन किए थे। 8 पन्ने का फाइनल नोट वो लिख करके गए हैं, इनके बारे में, इनकी करतूतों के बारे में लिख करके गए हैं। अब कार्रवाई होगी, कितनी होगी, वो देखने वाली बात है। संदीप खिरवार आईपीएस है 1995 बैच के। अमिताभ ढिल्लो एडीजीपी हैं। संजीव कुमार एडीजीपी 1997 बैच के। कला रामचंद्रन आईपीएस हैं 1994 बैच की। माटा रवि किरण एडीजीपी हैं करनाल रेंज के। और सिबास कविराज आईपीएस 1999 बैच। पंकज नैन, इनका नाम भी एफआईआर में शामिल है। कुलविंदर सिंह आईजी हैं मधुबन के, इनका नाम भी है। और नरेंद्र बिजारनिया एसपी रोहतक, इनका नाम भी शामिल है। सबसे पहले तो 2 ही नाम सामने आए थे, डीजीपी का नाम शत्रुजीत सिंह का नाम और नरेंद्र बिजारनिया का नाम जो है सामने आया था। यह कहा गया कि आईपीएस पूरन को गिरफ्तार करने की तैयारी थी और एक फर्जी मामले में उनको फंसाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी। और इसी को लेकर के जब उनको पता चला आईपीएस पूरन को कि उनके खिलाफ एक एफआईआर लिखी गई है, उनके ही स्टाफ के द्वारा या स्टाफ के आधार पर एक एफआईआर लिखी गई है और उसमें उनका नाम भी है, उन्होंने रोहतक के एसपी नरेंद्र को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसके बाद में इन्होंने डीजीपी को फोन किया और डीजीपी ने बात को टाल दिया। यानी अब यह तय हो चुका था कि महकमा अपने ही सीनियर आईपीएस अधिकारी पूरन पर एक्शन लेने जा रहा था। और इसके बाद में आईपीएस पूरन ने 7 तारीख का दिन चुना। 7 तारीख को वाल्मीकि जयंती थी। अब ये इत्तेफाक की बात है या इसको क्या कहें, वाल्मीकि जयंती के ही दिन इन्होंने अपने घर पर अपने जीवन लीला को समाप्त कर लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका अंतिम संस्कार तक नहीं हुआ अभी तक। 7 तारीख को सुबह करीब 11 बजे इन्होंने अपनी जीवन लीला को समाप्त किया था और तब से लेकर के अभी तक इनका पार्थिव शरीर जो है वो रखा हुआ है। अभी तक सरकार जो है वो परिवार के लोगों को आश्वासन नहीं दे पाई है, भरोसा नहीं दिला पाई है। एफआईआर जरूर दर्ज हुई है, लेकिन परिवार को यकीन नहीं हो पा रहा, इसीलिए परिवार तैयार नहीं है। कहा यह जा रहा है कि बेटी आएगी अमेरिका से, उसके बाद में पोस्टमार्टम होगा। पत्नी जो कि खुद आईएएस अधिकारी है, मौजूदा आईएएस अधिकारी है, सीनियर है, उन्होंने कहा है कि मैं पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी भी कराऊंगी। और जाहिर सी बात है, ऐसे मामले में जब इतना ज्यादा मामला हाईलाइट हो चुका है और एक इतने सीनियर आईपीएस अधिकारी की मौत हुई है और इतने सीनियर पदों पर बैठे लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं, वो एफआईआर में आ चुके हैं, तो जाहिर सी बात है इसकी वीडियोग्राफी तो होगी। लेकिन उसके बावजूद अभी तक अंतिम संस्कार को लेकर के कोई अपडेट नहीं है। यानी आज जब ये खबर मैं कर रहा हूं 10 तारीख को, तो 3 बजे तक भी कोई अपडेट नहीं है। इसका मतलब आज भी नहीं होने वाला है। यानी कल अगर संभव है, अगर हो तो कल हो। राहुल गांधी ने इसको लेकर के ट्वीट किया। राहुल गांधी ने लिखा कि हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार जी की आत्महत्या उस पर गहराते सामाजिक जहर का प्रतीक है जो जाति के नाम पर इंसानियत को कुचल रहा है। जब एक आईपीएस अधिकारी को उसकी जाति के कारण अपमान और अत्याचार सहन करना पड़े, तो सोचिए आम दलित नागरिक किन हालात में जी रहा होगा। रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि की हत्या, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का अपमान और अब पूरन जी की मृत्यु, ये घटनाएं बताती हैं कि वंचित वर्ग के खिलाफ अन्याय अपनी चरम सीमा पर है। बीजेपी आरएसएस की नफरत और मनुवादी सोच ने समाज को विष से भर दिया है। दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम आज न्याय की उम्मीद खोते जा रहे हैं। यह संघर्ष केवल पूरन जी का नहीं है, हर उस भारतीय का है जो संविधान, समानता और न्याय में विश्वास रखता है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है,
लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। देखिए, राजनीति करने वाले लोग राजनीति करेंगे, और अगर बीजेपी आज अगर विपक्ष में होती तो नरेंद्र मोदी साहब इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए चंडीगढ़ पहुंच जाते। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस वक्त में मुंबई में ताज पर हमला हुआ था, उस वक्त में नरेंद्र मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, हमला चल रहा था और नरेंद्र मोदी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए मीडिया से बाइट करने के लिए वहां पहुंच गए थे। तो विपक्ष ऐसा नहीं कि चुपचाप घर में बैठ जाए या विपक्ष उस पर प्रतिक्रिया देगा तो उसको केवल राजनीति का नाम लेकर के खारिज कर दिया जाए। कोई भी पार्टी जब विपक्ष में होगी तो जाहिर सी बात है वो प्रतिक्रिया देगी, लेकिन प्रतिक्रिया देने में भी बहुत लेट किया है। तमाम राजनीतिक पार्टियों की जो प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई, केवल कांग्रेस ही नहीं, मायावती जी ने तो अभी तक जो है वो, कल उनकी बड़ी रैली हुई, जिक्र तक नहीं किया, सीजीआई का जिक्र नहीं किया मायावती जी ने कि सीजीआई पर जो है वो जूता चलाने की कोशिश हुई है, एक दलित पर जूता चलाने की कोशिश हुई है। केवल ट्वीट किया था, वो भी मोदी जी के ट्वीट के बाद में ट्वीट किया। मोदी जी ने 8:30 बजे ट्वीट किया था रात को, 6 अक्टूबर को जो है वो जूता चलाने की कोशिश हुई थी। सुबह 11 बजे मोदी जी ने रात को ट्वीट किया, मायावती जी ने उसके बाद में 2 घंटे बाद में ट्वीट किया। कल रैली में जिक्र नहीं किया, पूरन को लेकर के कोई जिक्र नहीं, और आप दलितों की सबसे बड़ी आवाज होने की बात करती हैं। क्या समाज अब इस बात को नहीं देख रहा है? क्या लोग अब इस बात को नहीं देख रहे हैं कि कौन सा नेता कहां पर क्या हमारी बात रख रहा है या नहीं रख रहा है? इतनी बड़ी जो है एक मौत हुई है एक आईपीएस अधिकारी की, एक सीनियर अधिकारी की, और उसके बाद में इतनी बड़ी एफआईआर हो गई, और बताइए इसको लेकर के क्या कहेंगे? हालांकि अब सब ट्वीट कर रहे हैं, अब सब लिख रहे हैं, अब सब बोल रहे हैं, लेकिन क्या इस परिवार को न्याय मिल पाएगा या ये परिवार राजनीति का मोहरा बन करके तो नहीं रह जाएगा? लेकिन जिस तरीके से आईपीएस पूरन की पत्नी ने, उन्होंने जो है इस मामले के अंदर ऐसा लगता है कि उन्होंने जो फैसला लिया है या उन्होंने जो हिम्मत दिखाई है, उसके बाद में उम्मीद तो जरूर की जानी चाहिए कि इस मामले में न्याय जरूर होगा। हालांकि अब इसमें क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से मामला आगे चलेगा, जरा इस बात को समझिए। संविधान विशेषज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के वकील विराम गुप्ता ने बताया कि सरकारी कर्मचारी पर केस दर्ज करने पर रोक नहीं है, लेकिन मजिस्ट्रेट कोर्ट में मुकदमा शुरू होने से पहले सक्षम अधिकारी या सरकार की अनुमति की जरूरत पड़ सकती है। अगर अभियोजन को बुलाने की अनुमति नहीं दी जाए तो इस आधार पर केस खारिज हो सकता है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत भी जांच के लिए अनुमति जरूरी है। यानी अब यह देखना है कि सरकार की नीयत क्या है। सरकार अपने अधिकारियों को बचाएगी या सरकार अपने उस पूर्व अधिकारी के साथ में खड़ी होगी? अगर सरकार यहां पर अनुमति नहीं देती है तो मामला खारिज हो जाएगा, और सरकार खुद से कहती कि नहीं, हम इस मामले में जांच करवाएंगे, हम इस मामले में परिवार के साथ खड़े हैं। केवल फोटो खिंचवा करके काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री आए, मुख्यमंत्री को 1 घंटे तक उनकी पत्नी ने सब बातें बताई हैं, प्रेजेंटेशन दिया है कि किस तरीके से पति को परेशान किया जा रहा था। नायब सिंह सैनी, देखने वाली बात है कि वो क्या करेंगे। केस केंद्र शासित चंडीगढ़ में दर्ज हुआ है। जिन अफसरों पर आरोप है वो हरियाणा कैडर के हैं। ऐसे में सरकार की ओर से जांच पूरी होने के बाद में ही एक्शन लेने की संभावना है। एक साथ बड़ी संख्या में अफसरों पर केस दर्ज हुआ है। इसे देखते हुए यह फैसला तत्काल लेना मुश्किल लग रहा है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, इतने बड़े बड़े बरगद हैं ये, इतने बड़े बड़े दरख्त हैं ये, इनको कैसे हिलाएंगे आप? क्या आसान लग रहा है ये? बिल्कुल आसान नहीं है। आप किसी थाने के किसी एसएचओ को नहीं हिला सकते हैं। अगर आप चाहें कि फला जगह पर कोई एसएचओ अगर गलत काम कर रहा है तो हम उसको हटवा दें, उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग करवा दें, नहीं हो पाएगा। बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि किसी जगह पर किसी एसपी को लेकर के लोगों का गुस्सा फूट पड़ता है कि कोई केस हुआ, उस केस में किसी एसपी ने एक्शन नहीं लिया, या किसी एसपी ने या डीसीपी ने वो जो है वो आरोपियों को बचाने का काम किया,
तो ऐसे में कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत सारे गांव के लोग, 10, 15, 20 गांवों के लोग वो सड़क पर आ जाते हैं, नेशनल हाईवे को जाम कर देते हैं, लेकिन उसके बावजूद डीसीपी पर कार्रवाई नहीं होती है, उसके बावजूद एसपी का इस्तीफा नहीं होता या एसपी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होती है। तो यहां तो डीजीपी है, चीफ सेक्रेटरी है, यानी पूरी सरकार एक तरीके से आप ये मान करके चलिए। इतने बड़े बड़े अफसर हैं जो हरियाणा को चला रहे हैं। इन सारे अफसरों की गिरफ्तारी का मतलब आप समझ रहे हैं क्या होगा? इन सारे अफसरों की गिरफ्तारी का मतलब यह है कि पूरा पुलिस महकमा वो जेल के अंदर एक किस्म से। डीजीपी को आप गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे, चीफ सेक्रेटरी को आप गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे, आप कई और आईपीएस अधिकारी जो सीटिंग है, कई पूर्व हैं, रिटायर हो गए हैं, लेकिन कई अभी सीटिंग है, अलग अलग जगह पर हैं, उनको आप गिरफ्तार करके जेल में डाल देंगे। प्रदेश चलाना मुश्किल काम हो जाएगा। हालांकि ये सही है कि अगर किसी को किसी पद से हटाया जाएगा तो उसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट के तौर पर दूसरा कोई अधिकारी उसका काम देखेगा, लेकिन आप सोचिए परसेप्शन, और फिर उसके बाद अभी तक मीडिया में इसमें कोई कवरेज नहीं है। इतनी बड़ी खबर है, हिंदुस्तान के हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है, और उसके बावजूद जो है मीडिया में इसकी कवरेज नहीं है, इस पर डिबेट नहीं है, कोई सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है। किस तरीके से प्रदेश को चलाया जा रहा है, इस बात को जरा समझिए आप। प्रियंका गांधी ने लिखा है, जातीय प्रताड़ना से परेशान होकर के हरियाणा के आईपीएस अधिकारी वाई पूरण कुमार जी की आत्महत्या से पूरा देश स्तब्ध है। देश भर में दलितों के खिलाफ जिस तरह से अन्याय, अत्याचार और हिंसा का सिलसिला चल रहा है वह भयावह है। पहले रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि जी की हत्या, फिर मुख्य न्यायाधीश का अपमान और एक वरिष्ठ अधिकारी की आत्महत्या, यह साबित करती है कि भाजपा राज दलितों के लिए अभिशाप बन गया है। चाहे कोई आम नागरिक हो या ऊंचे पद पर हो, अगर वह दलित समाज से आता है तो अन्याय और अमानवीयता उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। जब ऊंचे पद पर बैठे दलितों का यह हाल है तो सोचिए आम दलित किन हालात में जी रहा होगा। तो हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि जब एक सीनियर आईपीएस अधिकारी, दलित आईपीएस अधिकारी के साथ में इतना सब कुछ हो सकता है, तो एक आम आदमी जो सड़क पर, फुटपाथ पर चल रहा है, जो 10,000 रुपए की, 15,000 रुपए की नौकरी कर रहा है, उसके साथ में क्या होगा? और ये जब खबर हम देख रहे हैं, मैं खबर ये मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं बिल्कुल सहज तौर पर अंदाजा लगा सकता हूं। जो खबरें निकल करके सामने आती है कि फलां जगह पर दलित को घोड़ी पर चढ़ने पर मारा, फलां जगह पर दलित को जूती में पानी डाल करके पिलाया। गुजरात से ऐसी बहुत सारी खबरें सामने आई है, उत्तर प्रदेश से ऐसी बहुत सारी खबरें सामने आई है, लेकिन वो तो आप ये कह सकते हैं कि पढ़े लिखे नहीं है, उतना ज्ञान नहीं है, कानून की समझ नहीं है कि SC/ST एक्ट में एक मामला दर्ज हो जाएगा, गिरफ्तारी हो जाएगी, शायद कानून का डर नहीं है। लेकिन यहां तो कानून के रखवाले हैं साहब, वर्दी वाले हैं साहब, ये सीनियर IAS IPS अधिकारी हैं सब, ये पूरे प्रदेश को चला रहे हैं। और अगर प्रदेश को चला रहे लोगों के अंदर ये सोच है, ये मानसिकता है, तो सोचिए उस प्रदेश में क्या स्थिति होगी। बहरहाल इस मामले में अभी तक जो है वो यही अपडेट निकल करके सामने आ रहा है कि आज परिवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। और सोचिए परिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ रही है। सरकार अगर एक्शन लेती हुई दिखाई दे रही होती तो शायद परिवार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, लेकिन परिवार की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, और जैसे ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में जो भी बातें उसमें कही जाएंगी, मैं तुरंत आपके सामने खबर लेकर के आऊंगा। इस खबर को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को नहीं दिखा रहा है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।